घाटतोला गांव की सुबह होती है और गांव के लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। गांव के कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं, तभी वहां फुलवा और ऋचा भी आ जाती हैं। मेरा भी बहुत मन हो रहा है कि मैं इन बच्चों के साथ खेलूं। अगर मन हो रहा है तो मन को क्यों मारना ऋचा जी, जाइए और आप भी खेलिए ना। मुझे ये खेलना नहीं आता जो ये बच्चे खेल रहे हैं। वो क्या है ना, मैंने बचपन से ही इंडोर गेम खेले हैं, कभी ऐसा कुछ खेला ही नहीं है। अरे ऋचा जी, आप भी ना खामखाई परेशान हो रही है। जब फुलवा इज हियर तो काहे का फियर। चलिए हम आपको बताते हैं कि ये कैसे खेलते हैं। फुलवा ऋचा को कैसे खेलते हैं ये बताने लगती है और फिर वो दोनों बहुत खेलते हैं और मजे करते हैं। गांव के लोग लेकिन काफी ज्यादा परेशान थे अनाज का सोचकर। गांव के सभी लोग सरपंच ऑफिस के बाहर जाते हैं और बैठ जाते हैं। हमारी सरपंच ने हमसे कहा था कि वो इस मामले को अपने हाथ में ले रही है और अब वो इस अनाज की घूसखोरी का पर्दाफाश करेंगी। अरे कुछ नहीं होने वाला। एक महिला सरपंच आदमियों से कैसे जी सकती है? भाइयों, मैं तो कहता हूँ कि ये लड़ाई हम लोगों की है। हमें साथ मिलकर कदम बढ़ाना चाहिए, ना कि किसी सरपंच के भरोसे बैठना चाहिए। अरे ऐसी बात नहीं है। एक महिला सरपंच ने जब टीचर सिंह जैसे बड़े आदमी को धूल चटा दी तो वो अपने लोगों के लिए क्या कुछ नहीं कर सकती है। हाँ मटरू भैया सही कह रहे हैं। अरे अनुपमा जी हमारे गांव की पहली महिला सरपंच है और जब उन्होंने हमसे थोड़ा समय मांगा है तो क्या हम उनको थोड़ा समय भी नहीं दे सकते हैं क्या? समय मांगने के बाद अभी माफी भी मांगेगी, क्योंकि ये सब इनके बस की बात नहीं है। अरे घर संभालने वाली औरत गांव को संभाल सकती है क्या भला? जी भाई साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब भला घर संभालने वाली औरत गांव कैसे संभाल सकती है? घर को संभालना कितना आसान होता है। बस पूरे दिन घर में हर चीज का ध्यान रखो, बिना छुट्टी के काम करो, अपनी कोई शिकायत भी नहीं कर सकते। और इतना सब करने के बाद भी औरत को मिलता ही क्या है ना? क्या हुआ भैया, और कुछ सुनना है क्या? अब या इतने से काम चलेगा? देखिए, आप सब लोग यहाँ जमा होकर मेरी परेशानी ही बढ़ा रहे हो। मैंने आपसे बात की थी कि मुझे थोड़ा समय दीजिए। सरपंच जी, आपने बस समय मांगा, लेकिन अब हमारी परेशानी पर काम हो भी रहा है या नहीं, हमें कैसे पता चलेगा? या आप भी उन घूसखोर लोगों की तरह शांत बैठ गई हैं? देखिए, मुझे अच्छे से पता है कि आखिर क्यों आप लोगों के मन में इतना गुस्सा है, लेकिन मैंने आप सब की अपील कोर्ट में डाल दी है। अब हमारा केस कोर्ट में है, जिसकी जल्दी ही सुनवाई होगी। इसके लिए भी मैंने अर्जी डाल दी है। अब हमारी तारीख 2 दिन बाद की है, तब तक तो आपको इंतजार करना ही होगा। अरे कोर्ट की तारीखें तो मिलती रहती है, लेकिन इंसाफ थोड़ी ना मिल जाता है। भाई साहब, आप तो खुद ही जज, पुलिस और सरपंच बने जा रहे हो। अरे कानूनी काम करने दीजिए ना। और अगर हम पर विश्वास नहीं है तो एक काम करिए, अब आप अकेले ही जाओ और इस मुद्दे को खत्म करो। ना ना, नहीं, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। चलो भाइयों, 2 दिन बाद तारीख है कोर्ट की। अनुपमा अपनी बातों से सभी गांव वालों को शांत करवाती है और गांव वाले भी फिर वहां से चले जाते हैं। यहाँ ये हेमंत मुंशी जी दोनों बहुत परेशान होते हैं और जब उन्हें कोर्ट का नोटिस मिलता है। ये देखो, कोर्ट से नोटिस आया है और जिस तरह से सरपंच आगे बढ़ रही है ना, देखना जल्दी से सीधा थाने से हथकड़ी भी आ जाएगी। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मैं तो हेमंत जी बस आपकी बातों में आ गया था, वरना मैं तो खुद ही खिलाफ हूँ इन सब बातों के। ज्यादा ना चालाक बनने की कोशिश मत करो मुंशी तुम। हमारे बीच में जो भी डील हुई थी ना, उसका पूरा पुख्ता सबूत है मेरे पास। अगर मैं अंदर गया तो मैं तुम्हें बाहर रहने के लायक भी नहीं छोड़ूंगा। तुम्ही ने तो कहा था गांव वालों को मुट्ठी में लाना तुम्हारे लिए बाएं हाथ का खेल है, तो खेलो ये खेल। मुझे माफ कर दो हेमंत जी, मुझे नहीं पता था कि ये बात इतनी आगे बढ़ जाएगी और कोर्ट तक चली जाएगी। अगर ये बात गांव तक ही रहती तो मैं कुछ कर भी पाता, लेकिन ये सरपंच भी घुस गई। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। जी मैं अभी आता हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो? यहाँ इतनी बड़ी मुसीबत सर पर मंडरा रही है और अब घूमने जा रहे हैं। हेमंत मुंशी को बिना कोई जवाब दिए ही वहां से चला जाता है और सीधा खंडर सी जगह पर जाता है जहां तीतर सिंह मुंह पर शॉल रखे हुए खड़ा था और कहता है, अरे मैंने तुमको एक काम दिया था और वो काम भी तुमसे नहीं हुआ। तीतर सिंह जी, मैं तो अपना काम ही कर रहा था, लेकिन पता नहीं कहां से वो सरपंच बीच में घुस आई। उसके आने से अब ये सारा मामला कोर्ट में जा रहा है। अब आप ही कुछ कीजिए ना।
अरे मैं गांव वालों से अनाज की घूसखोरी करता हूँ, ये बात आज तक किसी को पता नहीं चली। लेकिन तुम्हारी वजह से अब ये दिन आ गया है कि अगर तुम्हारे साथ किसी ने मुझे देख लिया तो सब अच्छे से समझ जाएंगे ये सब मेरा ही किया हुआ है। तीतर सिंह जी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं आपका कहीं भी नाम नहीं आने दूंगा। तीतर सिंह भी घूसखोरी वाले केस के बारे में सुनता है तो परेशान हो जाता है। साक्षी सारी फाइल तैयार कर रही थी, तभी अनुपमा उसके पास आती है। साक्षी, पूरी तैयारी हो गई है ना? अगर कहीं कुछ रह गया हो तो अभी बता देना। हम कोर्ट में अपना केस ऐसे रखेंगे कि सुनवाई उसी दिन हो जाए, गांव वालों के हित में। मैडम, मैंने पूरी फाइल तैयार कर ली है, गांव वालों का बयान भी ले लिया है। अब बस गांव वालों के बयान को मिलाकर एक रिपोर्ट बनानी है। ठीक है, जल्दी से वो भी कर लो। इस मामले में जो कोई भी शामिल होगा हम उन सबको घसीट के कोर्ट में लाएंगे। मैडम, मैंने सब कुछ कर तो लिया है, लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही है। हम ये बात कैसे साबित करेंगे कोर्ट में कि इन सब में हेमंत का हाथ है? ये सब हमारा वकील संभाल लेगा। सारी बात हो गई है। हेमंत और उसके साथ जो कोई भी मिलकर ये गंदा खेल रच रहा है ना, गरीब किसानों के पेट पर जो कोई भी लात मार रहा है, उसके लिए ये मुंह तोड़ जवाब होगा। अनुपमा ने साक्षी के साथ मिलकर केस की पूरी तैयारी कर ली होती है। 2 दिन बाद केस की तारीख का दिन आता है। अनुपमा भी तैयार हो जाती है। तभी अनुपमा की बेटी रिचा अनुपमा के लिए दही और चीनी लेकर आती है और अनुपमा को खिलाती है। मम्मी ये लो, घर से मीठा खाकर जाओ, सब अच्छा होगा। और हाँ, आप किसी भी बात की कोई टेंशन मत लेना। आप इस गांव की सरपंच नहीं बल्कि लेडी सरपंच हो, तो सबका सामना डट कर करना। जिसकी इतनी बहादुर बेटी हो उसे किस बात का डर होगा भला? रिचा, मेरे पीछे से घर का ध्यान रखना अच्छे से। मम्मी, अभी तो आपको बोला कि टेंशन मत लेना किसी चीज की, और आप तो जाने से पहले ही अपने सर पर टोकरी रख रही हो। टोकरी? कौन सी टोकरी? मेरे सर पर तो कोई टोकरी नहीं है। अरे माँ, टेंशन वाली टोकरी जो फिलहाल आपके सर पर ही है, वो टेंशन की टोकरी घर पर ही छोड़ कर जाओ। आज की तारीख हमारे लिए बहुत जरूरी है और आपको जीत हासिल करके ही आनी है माँ। हाँ मेरी बच्ची। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, सरपंच ऑफिस से कुछ डॉक्यूमेंट भी लेने हैं। साक्षी पहुँच गई होगी वहाँ, मैं भी जाती हूँ। अनुपमा घर से बाहर निकलती है तो अनुपमा के पास एक बूढ़ा किसान आता है और अनुपमा के आगे हाथ जोड़ते हुए कहता है, बेटी, आज तक इस गांव के गरीब किसानों के बारे में किसी ने नहीं सोचा। अब तक बस एक तुम ही आई हो जिसने हम गरीब किसानों की परेशानी को इतना पास से समझा है। अरे बाबा, आप मेरे हाथ क्यों जोड़ रहे हो? आप मुझे बेटी बोल रहे हो और बेटी के आगे कौन सा पिता हाथ जोड़कर बात करता है? बेटी, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। क्या लाए हो बाबा? बेटी, हम गरीब किसान की जमा पूंजी यही अनाज होता है और मैं अपनी जमा पूंजी तुम्हें दे रहा हूँ। मैंने अपना पूरा विश्वास तुम्हारे ऊपर रखा हुआ है, बस तुम मेरे विश्वास का मान रख लेना। बाबा, आप चिंता मत कीजिए, आपके विश्वास के साथ साथ इस पूरे गांव वालों की उम्मीद भी मुझसे जुड़ी है। मैं आप में से किसी को भी निराश नहीं होने दूंगी। आप बस मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। सदा खुश रहो, विजय भवा। बूढ़े किसान से बात करके अनुपमा वहाँ से सरपंच ऑफिस जाती है और सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा कर लेती है और फिर साक्षी के साथ कोर्ट के लिए निकल जाती है। कोर्ट के बाहर ही गांव के लोग अनुपमा की हिम्मत बढ़ाने के लिए आए होते हैं। सब लोग कोर्ट के अंदर जाते हैं और बैठ जाते हैं। तभी अनुपमा का वकील जयशंकर अनुपमा के पास आता है। अनुपमा जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आज की तारीख में ही कोर्ट का फैसला आपके हित में करवा दूंगा। आपका केस बहुत मजबूत है। अरे जयशंकर जी, आप इनका केस लड़ रहे हैं का? हाँ, मैं इनका केस लड़ रहा हूँ। अरे भैया, केस क्यों लड़ना? ये सब मामले तो कोर्ट कचहरी के बाहर भी सुलझ सकते हैं ना। आप तो इतनी सी बात को कोर्ट तक ले आई। अब आप ही बताइए, ये कोई बात हुई भला? ये तो बिल्कुल सच ही है। जहाँ भी कमीनों का नाम लिया जाता है वहाँ सबसे पहले तुम ही खड़े मिलते हो। देखो यहाँ भी कैसे गलत की वकालत करने के लिए आ गए। कोर्ट का माहौल गर्म होता है कि तभी जज आते हैं और कहते हैं,
ऑर्डर ऑर्डर, आप सभी बैठ जाइए और कार्रवाई शुरू की जाए। जज साहब, मामला बिल्कुल साफ है। इन लोगों ने बस एक इंसान पर ही नहीं बल्कि पूरी सरकार पर इल्जाम लगाया है। इनका कहना है कि सरकार द्वारा अनाज की घूसखोरी हो रही है, जो कि सरासर ही गलत है। और मैं यही चाहता हूं कि इस केस पर ज्यादा समय ना देते हुए यहीं इसे खारिज कर दीजिए। नहीं जज साहब, आप अपने वकील को बात करने दीजिए। माफी चाहूंगा जज साहब, लेकिन ये केस इतना सीधा नहीं है जितना आपको दिखाया जा रहा है, बल्कि ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हर किसी को सोचना चाहिए। आपका कहने का क्या मतलब है कि हम सब लोग अपना काम धंधा छोड़कर इस बिना सिर पैर वाले केस पर अपना दिमाग डालें? जज साहब देखिए, गरीब किसान इतनी मेहनत से फसल उगाते हैं, उन पर काम करते हैं और उसके बदले में बस यही चाहते हैं कि अनाज को सही दाम पर लिया जाए, जो कि सरकार सुनती भी है। लेकिन ये बीच में बैठे ठेकेदार सरकार की सुविधा को आम लोगों तक पहुंचने ही नहीं देते। जयशंकर जी झूठा इल्जाम लगा रहे हैं मेरे क्लाइंट पर। इनके पास कोई पुख्ता सबूत है क्या? इस फाइल में उन गरीब बेबस किसानों की अर्जी दर्ज है जो इनके क्लाइंट से परेशान है। ये लोग अनाज को उससे कम दाम में खरीदकर बाजार में महंगे दामों पर बेचते हैं। जज साहब, ये तो बस अर्जी है ना, डरा धमका के ले ली होगी। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि जयशंकर जी और उनकी क्लाइंट अनुपमा जी मेरे क्लाइंट पर बेबुनियाद आरोप लगा रही हैं। अगर कोई सबूत है आपके पास तो उसे पेश कीजिए, वरना मैं इस केस को यहीं रद्द कर दूंगा। जज साहब, मैं आपसे 15 मिनट का ब्रेक चाहता हूँ। जज की कही गई बात सुनकर अनुपमा और उसका वकील परेशान हो जाते हैं। यहाँ ये लोग परेशान होते हैं कि तभी टूनी अपने घर में बैठा होता है और उसका छोटा भाई टूनी के फोन से गेम खेल रहा था। ये देखकर टूनी अपने भाई से कहता है, जब देखो ना फोन में गेम खेलता रहता है, जाके पढ़ाई कर। ला इधर दे फोन और जा पढ़ाई कर। टूनी इतना कहकर अपने भाई के हाथ से फोन ले लेता है और तभी टूनी से गलती से एक वीडियो चल जाती है, जिसे देखने के बाद वो बहुत हैरान होता है और खुद से बात करने लगता है। इसका मतलब इन सब में तीतर सिंह का हाथ है। मुझे सबको जाके ये बात बतानी होगी। टूनी इतना कहकर भागने लगता है। तभी तीतर सिंह का नौकर छरिया उसे रास्ते में मिलता है। अरे कहाँ इतनी तेजी से भागे जा रहे हो? किसी लड़की की शादी रोकने जा रहे हो, किसी लड़की को भगाने जा रहे हो? छलिया, मेरा रास्ता मत रोक। आज मैं तेरे मालिक को सजा दिला के रहूंगा। आज मेरे पास सबूत है उनके खिलाफ। ये किस सबूत की बात कर रहा है? अगर इसके कुछ करने से मेरे मालिक को नुकसान होता तो पहले मैं इसे अपने मालिक के पास ही लेकर जाता हूँ। मेरे मालिक को सजा दिलाने वाला आज तक कोई पैदा ही नहीं हुआ। टूनी वहीं बेहोश हो जाता है और ये देखकर छरिया भी उसे वहीं छोड़कर चला जाता है। लेकिन टूनी बेहोश हालत में भी हिम्मत नहीं हारता और जाने लगता है। यहाँ टूनी जा रहा था और दूसरी तरफ कोर्ट की कार्यवाही शुरू हो जाती है, जहाँ अब तक अनुपमा और गांव के हित में कुछ भी नहीं जा रहा था। ये देखकर जज कहते हैं, दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद और कोई सबूत या ठोस गवाह ना होने की वजह से हेमंत और पुलिस के ऊपर लगाए गए सारे इल्जाम को खारिज किए जाते हैं और ये केस यहीं पर। रुक जाइए जज साहब। तूने तुम्हें इतनी चोट कैसे लगी? आपको जो कुछ भी कहना है कटघरे में आकर कहिए। जज साहब, सारे इल्जाम सही है और इस बात का सबूत है हमारे पास। ये लीजिए, इस फोन में तीतर सिंह और हेमंत का वीडियो है। इन सब में तीतर सिंह, मुंशी और हेमंत तीनों एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। टूनी से फोन लिया जाता है और वीडियो सबको दिखाई जाती है, जिसके बाद सच का खुलासा होता है। और ये सब देखते हुए जज कहते हैं, सारे सबूतों को और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस फैसले पर पहुंची है कि अनाज की घुसखोरी करने में जो कोई भी शामिल है, तीतर सिंह को 6 महीने की जेल और 10,000 का जुर्माना, हेमंत और पुलिस ऑफिसर का पद से इस्तीफा के साथ साथ 50,000 का जुर्माना लगाया जाता है। किसानों को सरकार द्वारा तय की गई राशि में ही अनाज बेचना होगा, न कि हेमंत द्वारा फर्जी राशि में। टूनी के आने के बाद अदालत का पूरा तख्ता ही पलट जाता है और तीतर सिंह के खिलाफ में जवाब दिया जाता है। सब लोग वापस गांव में आते हैं और अनुपमा सबसे कहती है, मैंने आप सब लोगों से वादा किया था कि मैं आप सब लोगों को निराश नहीं होने दूंगी और आप लोगों के साथ धोखाधड़ी करने वालों को मैंने सजा दिला ही दी है। लेकिन इन सब में टूने ने हमारा बहुत साथ दिया है। अरे सरपंच जी, आप कैसी बातें कर रही हो? अरे आपने जो कुछ भी हमारे लिए किया है
हमारा थोड़ा सा भी करना ना उसके आगे कोई मायने नहीं रखता। मेरे भाई के पास कल फोन था, उसमें शायद तीतर सिंह और हेमंत की गलती से वीडियो बन गई, तो मैं उस वीडियो को कोर्ट में लेके आ गया। आप सब लोग निश्चित हो जाइए, 1-2 दिन में दूसरा कोई सरकारी आदमी आएगा जो नियमों के अंदर काम करेगा। अनुपमा की जीत ने पूरे गांव में खुशी की लहर ले आई थी और सब लोग बहुत खुश थे।